इन दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं फैसेट्स ऑफ यूपीएससी। तो लास्ट के वीडियो में हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो रिसेंटली कंडक्टेड यूपीएससी सीएपीएफ 2023 के पेपर में आए हैं ना। हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और जिस तरीके से लास्ट के वीडियो में हमने इन डेप्थ एनालिसिस करी, प्रत्येक क्वेश्चन के डेप्थ में जा करके उसके बैकग्राउंड को समझा, और उसी तरीके से हमारा डिस्कशन आज भी कंटिन्यू होगा। देखिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पब्लिक सर्विसेज से कौन एसोसिएटेड नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास एडकिशन कमीशन, इस्लिंगटन कमीशन, ली कमीशन या राधा कृष्णन कमीशन। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन पहले कम पूछे गए हैं, बट सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आया है पब्लिक सर्विसेज कमीशन से संबंधित। उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे और इस तरीके की सारी कमीशंस ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल के अंदर कवर करी थी एक क्वेश्चन के टाइम पे। उस पीडीएफ को भी मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। देखिए, ये कुछ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे नोट डाउन कर लें, या पीडीएफ तो मैं शेयर करूंगा, उसे सेव करके रख लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला है मुदिमन कमिटी। तो ये 1924 में आई थी और बेसिकली जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे, कब आए थे ये? ऑब्वियसली 1919 में। तो इसमें जो डायरकी था उसके मॉडल को समझने का प्रयास किया गया इस कमेटी के द्वारा, और इसके मेंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन मेंबर्स हैं, यानी मोहम्मद अली जिन्ना है, तेज बहादुर सप्रू हैं, परान जपे हैं और शिवा स्वामी अय्यर जी हैं। इसके बाद बात करते हैं लिनलिथगो कमीशन की। 1932 में ये आई और ये एग्रीकल्चर के ऊपर रॉयल कमीशन थी। लोथियन कमेटी की बात करते हैं तो इसे इंडियन फ्रेंचाइज कमीशन के नाम से जाना जाता है, और बेसिकली कम्युनल अवार्ड्स 1932 का उसके डिक्लेरेशन की बेसिस पर चर्चा की गई। रिचर्ड स्ट्रेचे कमीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट फेमाइन कमीशन थी और फेमाइन की घटना काफ़ी ज़्यादा थी, तो इससे डील करने के लिए फेमाइन कमीशन गठित किया गया था। काम्बेल कमीशन की बात करते हैं तो ये 1866 में हुई और जॉन लॉरेंस के द्वारा ओडिशा में जो फेमाइन्स आया उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए गठित की गई थी। बटलर कमीशन, ये वाला सिविल सर्विस में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन, आई थिंक 2017 में। तो क्वेश्चन यही है कि पैरामाउंटसी और पोजीशन किस तरीके से है प्राइंसली स्टेट्स का, उसे रिव्यू करने के लिए बटलर कमीशन का गठन किया गया था। ईडन कमीशन की बात करते हैं तो 1879 में मिलिट्री रिफॉर्म से संबंधित है। तो और देखिए, सेकेंड फेमाइन कमीशन, फर्स्ट फेमाइन कमीशन की हमने बात करी, कौन सी थी? रिचर्ड स्ट्रेचे। लेकिन जो सेकेंड फेमाइन कमीशन है ये लियाल कमीशन के नाम से जानी जाती है, और इरिगेशन फैसिलिटी के डेवलपमेंट पर रिकमेंडेशन दी गई। बेबिंगटन कमीशन की बात करते हैं तो ये 1919 वाला टाइम पीरियड है, और किस तरीके की करंट सिचुएशन चल रही है इस चीज़ को समझने के लिए बेबिंगटन कमेटी गठित की गई। ली कमीशन की बात करते हैं तो देखिए, जो पब्लिक सर्विसेज हैं सुपीरियर, उनमें रेशियल कॉम्पोजिशन वाली जो मुद्दा है उसे समझने के लिए ली कमीशन गठित किया गया। तो बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था पब्लिक सर्विसेज में, उससे संबंधित है ये। एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं तो देखिए, पब्लिक सर्विसेज में जो एज है वो आई थिंक 21 थी, तो उसे इंक्रीज़ करने के लिए 23 साल करने के लिए ये मैक्सिमम एज लिमिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम है ऑब्वियसली, बट इसे थोड़ा इंक्रीज़ करने की डिमांड एजुकेशन कमीशन के द्वारा उठाई गई। वेलबाई कमीशन की बात करते हैं तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ इशू से संबंधित था, और मैकडोनाल्ड कमीशन की बात करें तो एक फाइनेंशियल कमीशन गठित की जाए, और ये बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर रॉयल कमीशन थी। अब इतना याद रख पाना बहुत मुश्किल है, बट आप जब चीज़ों को लिख के बार बार रिवीजन करेंगे तो ही लंबे समय तक ये चीज़ें याद रह पाएंगी, और इनसे क्वेश्चन कम आते हैं, बट जब आते हैं तो फिर वो काफ़ी, क्योंकि ये नॉर्मल सोर्सेज में नहीं होते हैं, इसलिए मैंने कंपाइल करके कवर किया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? एजुकेशन कमीशन हमने देखा ये संबंधित है, इस्लिंगटन भी है, ली भी है, लेकिन जो राधा कृष्णन कमीशन है ये पब्लिक सर्विसेज से संबंधित नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। राधा कृष्णन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? ताकि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की समस्याओं को समझा जा सके और उससे संबंधित सजेशंस दिए जा सके। तो ये पब्लिक सर्विसेज से नहीं डील करता है, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ से संबंधित है, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। लोक हितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी सोर्सेज में आपको देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। इनफैक्ट इन महापुरुष का जो नाम है इनके आगे लोक हितवादी ऐड किया जाता है। तो लोक हितवादी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लोगों के हित में सोचने वाले। हम बात कर रहे हैं गोपाल हरि देशमुख की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र के काफ़ी फेमस सोशल रिफॉर्मर थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इंदु प्रकाश नाम के काफ़ी फेमस अखबार से ये जुड़े हुए थे, और लोक हितवादी इनका पेन नेम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक साइड में बुक दिए गए हैं और दूसरे साइड में ऑथर का नाम है। बंदी जीवन बहुत ही फेमस बुक है और रिसेंटली काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछी भी गई है। तो जो बंदी जीवन है, क्या ये सचिंद्रनाथ सान्याल जी की बुक है? तो इसका आंसर है हाँ, बंदी जीवन जो है वो सचिंद्रनाथ सान्याल जी की बुक है। द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण बोहरा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आई थिंक सीडीएस का, अभी डिस्कस करते हैं इसे। और इसका मैंने आपको आंसर ही बताया और ये स्पेक्ट्रम और बाकी सारे नॉर्मल सोर्सेज में है और ये सही मैच्ड है। भगवती चरण बोहरा के द्वारा ही लिखी गई है द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। तीसरा देखते हैं इंडियन अनरेस्ट, क्या ये एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई? नहीं, एनी बेसेंट द्वारा नहीं लिखी गई, ये वैलेंटाइन चिरोल द्वारा लिखी गई है। देशेर का था, ये सिविल सर्विस में आया था और उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया और काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो। हालांकि उस टाइम पे एलिमिनेशन थोड़ा अच्छे से वर्क करी थी, बट अगेन ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था देशेर कथा पर, जो सिविल सर्विस में पूछा गया था। तो ये सही बात है, शाखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा ही लिखी गई है देशेर कथा। तो चूंकि हमसे नॉट करेक्टली पेयर पूछा गया, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और एनी बिसेंट के बुक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, उनके न्यूज़पेपर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं बंदी जीवन की। तो बंदी जीवन क्या है? ऑटोबायोग्राफी है सचिन नाथ सान्याल की, द ग्रेट रेवोल्यूशनरी सचिन नाथ सान्याल। बेसिकली ये सेलुलर जेल, अंडमान एंड निकोबार जेल में थे, तो उस टाइम पे इन्होंने अपने उस लाइफ को, द लाइफ ऑफ कैप्टिविटी को, यानी बंदी जीवन को लिखा। और इनके ब्रदर सचिंद्र नाथ सान्याल बाघा जतीन के नाम से काफ़ी फेमस है और इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा योगदान था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के इस्टेब्लिशमेंट में। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एसोसिएटेड हैं सचिन नाथ सान्याल जी HRA के साथ। और इनके जो ब्रदर हैं बाघा जतीन नाथ सान्याल, उनके बारे में भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए समझना। तो जो बाघा जतीन है ये युगांतर पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। तो देखिए ये भी उसी तरीके की रिवोल्यूशनरी बुक है। बेसिकली ये चारों ही एक तरीके से रिवोल्यूशनरी बुक से ही संबंधित है। ये नहीं, ऑब्वियसली इंडियन अनरेस्ट नहीं, उसके बारे में बताता हूँ। और इसके बाद भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखी गई, ये भी एक ग्रेट रिवोल्यूशनरी है, ध्यान रखिएगा। देशेर कथा की बात करें तो इसमें क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज में 2020 में। इससे पहले BPSC 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि देशेर कथा जो बुक है ये किन के द्वारा लिखी गई थी, तो ऑब्वियसली शाखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। देखिए क्या कहा गया था इस क्वेश्चन में कि जो कॉलोनियल स्टेट है उनके हिप्नोटिक कन्क्वेस्ट को इसमें वार्निंग दी गई इस बुक के द्वारा। दूसरा ये कि जो स्वदेशी स्ट्रीट प्ले हैं, फोक सॉन्ग्स वगैरह हैं, इनके परफॉर्मेंस को इंस्पायर किया गया इस बुक के द्वारा। दोनों तो सही स्टेटमेंट्स लग रहे हैं। और तीसरा अगर देखें, जो देश का यूज़ है इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, ये केवल बंगाल के स्पेसिफिक रीजन के लिए यूज़ किया गया, तो इस चीज़ को गलत माना गया UPSC के द्वारा। सही आंसर जो है वो 1 और 2 है। और ये बात अगर हम समझें यहाँ से, तो जो बुक है आई थिंक ये देश का जो कंटेक्स्ट है ये ओवरऑल कंट्री के लिए यूज़ किया गया होगा। और ये कॉलोनियल स्टेट की जो हिप्नोटिक कन्क्वेस्ट है, इसे वार्निंग देने के लिए इस बुक में चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, इनके भी इंस्पिरेशन इस बुक से है। और अगला देखिए, इंडियन अनरेस्ट की हमने बात करी, ये किनके द्वारा लिखी गई है? ये वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा लिखी गई है। और ये वही आदमी है जिन्होंने हमारे बाल गंगाधर तिलक जी को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था, इस पर बुक भी लिखी थी। ठीक है, तो इसलिए ये इनकरेक्टली मैच है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन और चैलेंजिंग क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट मार्कर्स फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई एन आर्कियोलॉजिकल साइट एज अ सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर के रूप में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो देखने को मिलते हैं। मान लीजिए लेट सपोज आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं और एज एन आर्कियोलॉजिस्ट आप कौन सी चीज़ देखेंगे एक पर्टिकुलर जगह में जिससे आप घोषित करेंगे कि ये सेंटर रहा होगा किसी पर्टिकुलर क्राफ्ट के प्रोडक्शन का। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स। एविडेंस दिखने चाहिए रॉ मटेरियल के, जैसे स्टोन नोड्यूल, होल सेल पूरे एक तरीके से कवच रहा हो, स्टोन के नोड्यूल्स देखने को मिले, ग्रंथियां जो होती हैं पत्थरों की वो। दूसरा, जोग्राफिकल एक्सपेंस आप देखेंगे कि वो कितना बड़ा है, क्या है, उस तरीके की चीज़ें। तीसरा, एविडेंस देखेंगे आप कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पूरा नहीं बन पाया, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट रह गया हो और रिजेक्ट्स वगैरह हो, वेस्ट मटेरियल कुछ देखेंगे, उसके आधार पर आप अंदाज़ा लगाएंगे। और चौथा है कि आप अलग अलग तरीके के पोट्रीज देखेंगे, तब आप घोषित करेंगे कि ये सेंटर रहा होगा क्राफ्ट प्रोडक्शन का। क्वेश्चन को समझिए, कहा जा रहा है कि सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्राफ्ट
क्राफ्ट का प्रोडक्शन हुआ होगा उस पर्टिकुलर एरिया में। सो ये हमारी थीम्स एनसीईआरटी है जिससे मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है पार्ट 1 को, और इसीलिए हमने इतना ज़्यादा वक्त लगाया था एक एक चैप्टर को करने में, बिकॉज एक एक चीज़ें मुझे आपको इस तरीके से समझानी थी, क्योंकि ये रटने वाला तो फैक्ट है नहीं। अब अगर आप समझेंगे कि एज एन आर्कियोलॉजिस्ट कौन कौन सी चीज़ें मैटर करेगी किसी साइट को एज ए सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन घोषित करने में, तब आप बेहतर ढंग से ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, और ये हाईलाइटेड पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दी है, उसमें जाकर के आप जल्दी से चीज़ों का रिवीजन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार डिस्कस करी है लास्ट के लेक्चर में भी। तो देखिए कौन कौन से सेंटर और प्रोडक्शन रहे होंगे, इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है किसी पर्टिकुलर जगह को कि ये क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर रहा होगा, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या चीज़ें देखते हैं, रॉ मटेरियल देखते हैं, जैसे स्टोन नोड्यूल हो गए, पूरे के पूरे होलसेल हो गए, कॉपर के और हो गए, ये चीज़ें। टूल्स देखते हैं, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट को देखते हैं, रिजेक्ट को, वेस्ट मटेरियल को, इन चीज़ों को देखते हैं। इनफैक्ट जो वेस्ट है ये बेस्ट इंडिकेटर है क्राफ्ट वर्क का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई सेल है, अगर किसी चीज़ का कोई कवच है या स्टोन है, उसे कट किया गया ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, इसके बाद इन मटेरियल के पीसेज जो हैं उन्हें वेस्ट के रूप में डिस्कार्ड कर दिया गया है, तो इससे काफ़ी बेटर वे में अंदाज़ा लगता है कि ये सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन रहा होगा। और इस चीज़ को अगर हम ऐसे भी सोचें तो अंदाज़ा लग सकता है डेफिनेटली कि जहाँ पे स्टोन मटेरियल हैं, सेल हैं, टूल्स है, ये चीज़ें हैं, या वेस्ट मटेरियल भी हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे काम हुआ है, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन हुआ है, तभी तो उन चीज़ों को वेस्ट के रूप में बाहर उनसे जो जिन चीज़ों को यूज़ में नहीं लाया गया, जो ऑब्जेक्ट टूट गए या जिन पीसेज का इस्तेमाल नहीं हुआ, उन चीज़ों को फेंक दिया गया वेस्ट के रूप में, और उन चीज़ों से ऑब्वियसली हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेंटर रहा होगा। अब ना अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये तो खैर हमें डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। ये सोचते हैं कि एग्जाम टाइम पे क्या हम ये सोच सकते हैं ज्योग्राफिकल एक्सपेंस मैटर करेगी या नहीं। तो मान लीजिए कोई एरिया बहुत ही बड़ा है, बट वहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा जिससे आप बता पाएँ कि हाँ यहाँ पे इन चीज़ों का ह्यूज प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं? सिर्फ एक्सपेंशन के आधार पर तो हम नहीं बता सकते ना। हाँ, वो चीज़ें ज़्यादा या कम मात्रा में हमें मिलेगी, तब तो हम एक पल के लिए सोच सकते हैं कि वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन इस पर्टिकुलर एरिया में हुआ होगा। लेकिन अगर एरिया काफ़ी बड़ा है लेकिन वो पर्टिकुलर हमें दिख ही नहीं रही है उसका प्रोडक्शन या उसका कोई वेस्ट मटेरियल, तो हम नहीं कह सकते कि ये सेंटर रहा होगा, यानी 2 हमारे आंसर में नहीं आएगा। और इस क्वेश्चन को समझाने का मैंने बेहतरीन प्रयास किया है। थर्ड इसका ऑप्शन नहीं होगा। और अगर पहला देखें तो पहला हमारे आंसर में होना चाहिए, यानी या तो ए है या फिर बी। थर्ड देखते हैं, तो थर्ड भी हमने देखा है, हाँ एविडेंसेस देखने को मिलते हैं अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट के, तो सही आंसर ऑप्शन बी है। अच्छा, ये फोर्थ वाला क्यों नहीं होगा, वैरायटी ऑफ पोट्रीज के एविडेंसेस से? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ वैरायटी की बात की जा रही है। अगर वो सेंटर रहेगा तो एक ही तरह की पोट्री काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलनी चाहिए, अलग अलग वैरायटी की पोट्री उसको सेंटर थोड़े घोषित करवा सकती है, तो इस वजह से ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पॉलिटिकल सेंटर था जिसके अशोक के इंस्क्रिप्शन में मेंशन देखने को मिलते हैं? क्या ये इंद्रप्रस्थ था, कौशाम्बी था, सुवर्णगिरी था या कांधार था? तो जब हमने ये चैप्टर कवर करा था लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट वाला, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन जैसा कि हमने डिस्कस करा था ऑलरेडी कि अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट जो है ये इंस्क्रिप्शन में यूज़ किए गए अफगानिस्तान में। और इसी पेज में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी। जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि सोर्सेज कौन कौन सा हम यूज़ करें मौर्यंस के बारे में समझने के लिए। तो सबसे पहला सोर्स निकल करके आता है मेगास्थनीज वाला, यानी मेगास्थनीज के अकाउंट जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किस रूप में? एज अ ग्रीक एम्बेसडर के रूप में। किनके एम्बेसडर थे? सेल्यूकस निकेटर के। तो जब उनके दरबार में आते तो काफ़ी कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में लिखते हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र हम सबको पता है कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, और ये भी काफ़ी कुछ डील करती है उनके पीरियड से संबंधित। इसी तरीके से अगर हम देखें अशोक के बारे में, तो अशोक जो है ये पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेज को स्टोन सरफेसेस में लिखना शुरू किया, पिलर्स वगैरह में लिखना शुरू किया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर हम देखें कि किस तरीके से एम्पायर को एडमिनिस्टर किया जा रहा था, तो 5 पॉलिटिकल सेंटर होते थे एम्पायर के, और जिनमें जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्रा होता था। पाटलिपुत्रा प्रेजेंट डे बिहार में, और प्रोविंशियल सेंटर भी होते थे। कौन? 4 प्रोविंशियल सेंटर और एक मेजर सेंटर जो कि कैपिटल के रूप में एक्ट करता था। कौन कौन से थे ये 4 प्रोविंशियल सेंटर? पहला था तक्षशिला, दूसरा था उज्जैनी, तीसरा था तौसाली और चौथा था सुवर्णगिरी। तो इन साइट्स को मैप में लोकेट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें अगर आप देखें तक्षशिला,
उसके बाद उज्जैनी, ये सारे स्ट्रेटजिक लोकेशन में है। और इसके बाद सुवर्णगिरी की अगर हम बात करें तो ये मास्की के पास देखने को मिलेगा कर्नाटक में, इस मैप पे लोकेटेड नहीं है सुवर्णगिरी। नाव देखिए ऑप्शंस को, इंद्रप्रस्थ, कौसाम्बी, सुवर्णगिरी या कांधार। तो इसका आंसर क्या है? ऑब्वियसली सुवर्णगिरी है। सुवर्णगिरी, उज्जैनी, ये सब इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। इसके अलावा अगर हम इसे ऐसे भी सोचें कि इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थ महाजनपद के टाइम पे डेवलप हुआ था, ओके, और दिल्ली वाले रीजन में देखने को मिलता है, तो ये नहीं होगा। कौसाम्बी की भी अगर हम बात करें तो अगर आपने महाजनपद वाला पीरियड अच्छे से पढ़ा है, हमने वीडियो लेक्चर्स भी सेपरेट कवर करा है इस पर, और अच्छे से डिस्कस करा है उस टाइम पे रूलर कौन थे कौसाम्बी के, किस तरीके से इनके मैरिज टाइज अदर किंगडम के साथ देखने को मिले, तो ये सब महाजनपद वाला एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है। और कांधार के बारे में ऑब्वियसली हमें पता है कि कांधार जो है वो मिडीवल टाइम पे ज़्यादा पॉपुलर रहा था। तो इस तरीके से सुवर्णगिरी का मेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है इंडियन कॉइन के संदर्भ में। ये है पहला, ये है कि जो इंडो ग्रीक है इन्होंने फर्स्ट कॉइन्स इशू किया जिनमें जो रूलर हैं इनके नाम, इमेजेस ये देखने को मिले। दूसरा ये है कि कुषाणास पहले थे गोल्ड कॉइन इशू करने वाले। तीसरा ये है कि जो कुषाणों के गोल्ड कॉइन थे ये वेट में अलग अलग होते थे जो कंटेम्पररी रोमन एम्पायर है उनके मुकाबले। चौथा ये कहा जा रहा है कि जो कुषाणा गोल्ड कॉइन है ये बहुत सारे सेवरल साइट्स में देखने को मिले नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया के। अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ये एक एक चीज़ मैंने आपको हाईलाइट करके बहुत ही डिटेल में पढ़ाई थी। और ये कौन सा चैप्टर था हमारा? थीम्स इंडियन हिस्ट्री का पेज 44 है, और इसमें हमने डिस्कस करा था ट्रेड्स से संबंधित, और कुछ टर्म्स मैंने आपको बताया था, जैसे मसटुवन बताया था तमिल में, और सेठीज, सातवाहन, ये अलग अलग जो टर्म्स हैं ये यूज किए जाते थे बहुत ही जो बहुत ही ज़्यादा जो रिच ट्रेडर होते थे उनके लिए। कॉइन एंड किंग की बात करें तो हमने बताया था कि जो पंच मार्क कॉइन है ये सिल्वर और कॉपर के देखने को मिले 6th सेंचुरी के बाद से, और इसके बाद बहुत सारे प्रयास किए गए पंच मार्क कॉइन्स को रूलिंग डायनेस्टी के संदर्भ में समझने का, और इनमें हमें ये बात पता चली कि इंडो ग्रीक जो है वो पहले थे जिन्होंने सबसे पहले नेम और इमेजेस कॉइन्स में इशू करवाया। तो ये पहला ही जो ऑप्शन है कि आप देख सकते हैं इंडो ग्रीक पहले थे जिन्होंने नेम और इमेजेस इशू करवाया, यानी ये हमारा सही है, बट हमें तो गलत वाला बताना है। दूसरा फैक्ट हमने यहाँ पे ये डिस्कस करा था कि जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन है ये इशू किए गए 1st सेंचुरी एडी में कुषाणों के द्वारा, और कुषाणों की स्थापना किसने की थी ये भी उस टाइम पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। कुषाण डायनेस्टी की जो स्थापना है ये कुजुल कैडफिसेस या कैडफिसेस फर्स्ट ने की थी। इसके सन का नाम था वीम कैडफिसेस। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स वीम कैडफिसेस के द्वारा ही इशू किया गया था। These were virtually identical in weight with those issued by contemporary Roman emperors and the Parthian ruler of Iran and have been found from several sites in North India and Central Asia। तो ये क्या बात है, ये इसका ये कहना है कि बहुत सारे जो कॉइन्स हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल थे बाकी रूलर के साथ में। जैसे कंटेम्पररी यानी उस टाइम का जो रोमन एम्पायर था या उस टाइम पे जो पार्थियन रूलिंग थी ईरान की, इनके जो कॉइन्स हैं ये एग्जैक्टली सेम है किन कॉइन्स के साथ? तो हमारे इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इशू किए गए थे गोल्ड कॉइन्स इनके साथ। और ये इसके पीछे का हमने रीज़न बताया। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा होगा कॉइन्स का। क्यों? क्योंकि ये चीज़ वहाँ भी एक्सेप्टेबल होगी। जब एक ही तरह के कॉइन्स इशू किए गए हैं इसका मतलब कि ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है, यहाँ के गोल्ड कॉइन्स वहाँ एक्सेप्ट हो सके और वहाँ के गोल्ड कॉइन्स यहाँ। ये जो वाइड स्प्रेड यूज़ है गोल्ड कॉइन्स का, ये क्या इंडिकेट करता है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा होगा। यही नहीं, इसमें आप आगे भी देख सकते हैं कि जो होर्ड्स देखने को मिले रोमन कॉइन्स के, यानी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो रोमन कॉइन्स है वो भी साउथ इंडिया में देखने को मिले। इससे क्या साबित हो रहा है? वो ट्रेड करने यहाँ आए और यहाँ पे काफ़ी सारे कॉइन्स के एविडेंसेस मिले। अभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म नहीं हुआ है। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो पंजाब के योद्धे किंगडम के बारे में बताया जा रहा है, और इन पंजाब हरियाणा के योद्धे किंगडम के बारे में कि यहाँ पे भी कॉइन इशू किए गए और बहुत सारे कॉपर कॉइन्स योद्धेज के द्वारा इशू किए गए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योद्धेज के द्वारा कौन से कॉइन्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में इशू किए गए थे? तो इसका आंसर है ना ही गोल्ड ना ही सिल्वर बल्कि कॉपर कॉइन्स। इसके बाद अगर जैसा कि हमें पता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, देखिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा में फ़र्क है ऑब्वियसली। सबसे पहले तो हमें पता है कि गोल्ड कॉइन्स जो है वो किनके द्वारा इशू किए गए, तो सबसे पहले इशू किए गए हैं कुषाणाज के द्वारा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कॉइन्स जिनमें रूलर का
नाम देखने को मिला या रूलर के इमेजेस देखने को मिले, तो ये इशू किए गए इंडो ग्रीक्स के द्वारा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स किनके द्वारा इशू किया गया, तो आंसर क्या होगा? गुप्ता किंगडम के द्वारा। और इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि कुछ यही रीज़न है कि गुप्ता किंगडम को, गुप्ता टाइम के पीरियड को क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। तो यहाँ पे कह दिया गया है कि ये अलग थे, अलग नहीं थे, सिमिलर थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। बाकी के हमने देखा कि हाँ, बहुत सारी जगहों से कुषाणा के गोल्ड कॉइन्स देखने को मिले और कुषाणा फर्स्ट थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू करा। तो ये गलत है, बाकी के सही हैं। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं तो उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी वगैरह को, फिर पॉलिटी को एक एक करके सभी सब्जेक्ट के एनालिसिस करेंगे। अब ये सीरीज़ अगर आपको हेल्पफुल लग रही है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको CAPF 2022 के, 21 के, 20 के इनकी एनालिसिस वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से सिविल सर्विसेज के भी लास्ट 3-4 ईयर्स के, CDS के दोनों पेपर का लास्ट 3-4 ईयर्स का और NDA के भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वो वीडियोज़ इक्वली हेल्पफुल है वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और CDS और CAPF। थैंक यू सो मच। जय हिंद।